कश्मीर में एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स चल रहा है। नो बॉडी टेक्स फारूक अब्दुल्ला सीरियसली। इस वक्त पाकिस्तान घबरा गया है कि पीओजे के मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान पर आ गई है बला और ये भारत का अंग है और ये कुछ न कुछ मामला होगा। वी हैड नेवर कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना और चाइना के लोग हमको गुरु समझते। 105 से 107 चाइनीज सैनिक भारतीयों ने मारे। वो तो गिनी पिग समझते, वो तो पाकिस्तान को जैसे बोलते हैं वैसे पाकिस्तान को करना पड़ेगा। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से बदल रहे हैं। जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर ले जाने के लिए सरकार लगातार नई नई पॉलिसीज लागू कर रही है, लेकिन उसका विरोध भी जारी है महबूबा और मुफ्ती परिवार की तरफ से। पिछले 14 महीनों में क्या कुछ बदला है और आगे जिस तरह की पॉलिसीज लाई जा रही हैं उससे क्या कुछ बदलने वाला है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्पल कौल। उत्पल कौल ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के इंडिया कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन उससे पहले पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर के कॉज के लिए, कश्मीरी पंडितों के कॉज के लिए लगातार संघर्षरत रहे हैं। ये 90 के दशक में कश्मीरी हिंदू एक्सोडस के विक्टिम भी रहे हैं और उससे पहले किस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बदले उसके गवाह भी रहे हैं। यानी जम्मू कश्मीर को इनसे ज्यादा बेहतर शायद ही कम लोग जानते होंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह की पॉलिसीज जम्मू कश्मीर लागू कर रही है, हाल ही में हमने देखा कि जो नए लैंड रिफॉर्म्स वहां पर लागू की गई जिसमें डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। एक और नई पॉलिसी लागू की गई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव पहली बार होंगे। इससे पहले जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी वो पूरी तरह से लागू नहीं थी। जिला परिषद के चुनाव वहां पर नहीं होते थे, लेकिन अब वो भी होंगे। नवंबर में उसका चुनाव कराए जाने की बात की जा रही है, उसका डिलिमिटेशन लगातार हो रहा है। इसके अलावा जो लगातार पिछले 14 महीने में पॉलिसीज केंद्र सरकार ने लागू की हैं, उसके आधार पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जम्मू कश्मीर अब किस राह पर है। एक तरफ जो महबूबा और मुफ्ती परिवार है वो लगातार विरोध कर रहा है, ऐसे में किस तरफ जा रहा है जम्मू कश्मीर? मतलब जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का हम देख रहे हैं, जो मोदी जी और अमित शाह जी है, इनका एक क्लियर विजन है कि कश्मीर में हम रियल डेमोक्रेसी और रियल हम इलेक्शन करवाएंगे। क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट है कि मतलब कश्मीर में रिगिंग होती थी, जैसे 86-87 के इलेक्शन में रिगिंग हो गई, फलानी टाइम रिगिंग हो गई। और तो इसलिए ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है कश्मीर की, मतलब कहीं की भी, वो है पंचायत से। और पंचायत को ही अपने इलाके में, गाँव में काम करने और अपने हिसाब से इन्वेस्ट करने का तरीका स्मॉल लेवल में ही, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके बाद में स्टेट असेंबली जैसे होगा। तो इन्होंने, मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कश्मीर में एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स चल रहा है। शेख अब्दुल्ला का बेटा, जिसका कश्मीर में मतलब ना कोई लेना देना नहीं, कोई उसने काम नहीं किया कश्मीर में। 10 साल में उसने MBBS किया जयपुर से, उसने तो वो तो बाद में इंग्लैंड चला गया। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गया कश्मीर का, वापस आ गया और उसने इंग्लैंड से अपने बेटे को लाया और हो गया जी वो चीफ मिनिस्टर। जबकि उसी के सन इन लॉ को, गुलशाह को, वो पसंद नहीं आ गया। इनकी फैमिली में फ्यूड हो गई, अभी भी वो फ्यूड ठीक नहीं है। इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद, अब उसकी बेटी है, न लेना न देना, न कोई सेक्रीफाइस, न कोई काम, न उसको पता है कि मतलब क्या तरीका अपनाना है, कैसे स्टेट चलाना है, तो वो चीफ मिनिस्टर है। मतलब कश्मीर के, जम्मू कश्मीर में अगर हमको रियल डेमोक्रेसी चाहिए तो हमको जो रियल लीडर्स हैं उनको आगे करना चाहिए। हमको जो डायनास्टी चलाने वाली पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी डायनास्टी चलाने वाली पार्टी है, PDP भी नेशनल ये डायनास्टी चलाने वाली पार्टी है।
कांग्रेस तो खत्म ही है। कांग्रेस का तो मतलब नाम मात्र है, मतलब कांग्रेस इज नॉट रियल, मतलब लोगों में उसकी जो पकड़ है वो खत्म हो गई है। बीजेपी का है रोल जम्मू में, और बीजेपी कश्मीर में भी अपने पांव पसार रही है, जमा रही है। और मुझे लगता है कि कुछ नई पॉलिटिकल अलाइनमेंट होगी कश्मीर में। कश्मीर में ऐसा लग रहा है कि कुछ नए नौजवान, कुछ को पॉलिटिक्स की एक्सपीरियंस है, कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं। और मुझे बहुत आशा है कि अगर कुछ ऑनेस्ट लोग, डेडिकेटेड लोग कश्मीर में आगे आए, और मैं चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे लोगों को सिक्योरिटी दे दे, और जो इन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का चैलेंज करे, और साथ में चैलेंज करे आतंकवादियों का, इन जो कश्मीर में अनारकी करना चाहते हैं, जो कश्मीर को एक दूसरे तरीके में लेना चाहते हैं, एक पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए कश्मीर में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए एक नए पॉलिटिकल अलाइनमेंट की ज़रूरत है। नए लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, जो ऑनेस्ट हो, जो डेडिकेटेड हो। महबूबा मुफ्ती जब से बाहर आई हैं, लगातार वो केंद्र सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कि सीधे सीधे पाकिस्तान की पॉलिसी से मिलते हैं। वो सीधे सीधे भारत के संविधान को चुनौती दे रही हैं, ये कह रही हैं कि झंडा नहीं उठाएंगी। इससे पहले महबूबा मुफ्ती, अब फारूक अब्दुल्ला का बयान आपने सुना होगा। फारूक अब्दुल्ला भी लगातार चीन को बुलावा दे रहे थे। वो कह रहे थे कि कश्मीर अब अपने आप को भारतीय नहीं समझता, अब वो चीनी कहलाना ज्यादा पसंद करेगा। तो इस तरह के इन दोनों परिवारों को जो बयान आ रहे हैं, वो क्या लगता है कितना असर डाल पाएंगे, कितनी अड़चने पैदा कर पाएंगे जम्मू कश्मीर को एक दूसरी विकास की राह पर ले जाने के लिए? मैंने उस दिन ट्वीट किया था, मैंने कहा साहब ऐसा है, मैं वॉलंटियर करता हूं कि मैं वन वे टिकट आपको देता हूं चाइना जाने के लिए। आप बीजिंग जाइए, आप चाइना जाइए, शौक से जाइए और वहीं रहिए, और वहां उस प्रोविंस में जाइए जहां पर 10 लाख मुसलमानों को उन्होंने एक जेल के तरीके से बंद रखा है। उनको वो मतलब उनका दिमागी इलाज चल रहा है वहां पर। शायद आप भी नसीब वाले हो, आपका भी वहां दिमागी इलाज चलाया जाएगा। ये बौखलाहट है। नो बॉडी टेक्स फारूक अब्दुल्ला सीरियसली, नो बॉडी टेक्स हिम सीरियसली। उसको तो वो पता ही नहीं वो मुंह से क्या बोलता है, उसके दिल में क्या है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जम्मू आएगा और जम्मू में बोलेगा जय माता की, और फिर जब दिल्ली आएगा, दिल्ली बोलेगा बोलो भारत माता की जय। बहुत बड़ा नाटकबाज है, लेकिन कश्मीरी ने इस नाटकबाज को बहुत समझा है। कश्मीरी तो इसको पहले प्रेम से फारूक डिस्को बोलते थे। इसको कोई सीरियसली नहीं लेता है, बड़ा बुजुर्ग हो गया है। मैं इसको रिकमेंड करता हूं कि आप रिटायर हो जाइए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने देखा है जो राजनीति पिछले 14 महीने में देखने को मिली है, ऐसा लगता है कि गोल पोस्ट अब चेंज हो चुका है। पहले भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो प्रोपेगेंडा खड़ा करने में काफी हद तक कामयाब भी दिखता था। एक तरह का प्रोपेगेंडा उसको कुछ लोग स्वीकार भी करते थे। लेकिन अब पहली बार है कि पीओजेके की बात हो रही है, मीरपुर मुजफ्फराबाद में जो हो रहा है उसकी बात हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है स्थानीय लोगों द्वारा, और चाइना जिस तरह से डेस्परेट है अपने सीपैक को चीन जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको बचाने के लिए, कि कहीं ना कहीं गिलगित बल्तिस्तान उसके हाथ से ना निकल जाए। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या समझते हैं कि भारत की आगे की दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए, कहां पर आगे भारत को बढ़ना चाहिए? क्या युद्ध की तरफ जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ जाना चाहिए? इस स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं आपको बता दूं कि हमारी कांग्रेस की सरकार पिछले 60 साल में इतनी कमजोर पड़ी थी कश्मीर के मामले में, और इन्होंने एक साइकी खड़ी कर दी की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कश्मीर सेंट्रिक लीडरों ने। अगर आप आर्टिकल 370 हटाएंगे, अगर आप कुछ करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, इंटरनेशनली क्या होगा, पाकिस्तान क्या होगा। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन जो हमारे दूसरे
रेस्पेक्टेड राष्ट्रपति थे, वो कश्मीर गए और उन्होंने आर्मी को संबोधन किया, और आर्मी को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा, वीर भोगा वसुंधरा, जिसके पास ताकत है वही ऐश करेगा। और जब तक ये समझेंगे कि दिल्ली की सरकार जो है बहुत ही कमजोर है, ढीली है, इनको हम धमका सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन इनको पता चल जाएगा कि केंद्र में सरकार बहुत स्ट्रांग है, और ये स्ट्रांग उनको श्रीनगर में ही नहीं पता होना चाहिए, ये बीजिंग में भी पता लगना चाहिए, ये वॉशिंगटन में भी पता चलना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट इज डिटर्मिन्ड। और इस डिटर्मिनेशन का ही एक तरीका है, एक वजह है, that now the goal post has changed. Now we don't, nobody says, आपने क्या डिमांड सुनी, ये तो एक स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने जी, हम रिवर्सल करेंगे आर्टिकल 370 35A का। इस वक्त पाकिस्तान घबरा गया है कि POJ के मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान पर आ गई है बला, और ये भारत का अंग है, और ये कुछ न कुछ मामला होगा। और मैं आपको आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि कल हमारा वेबिनार है इस 22 अक्टूबर ब्लैक डे पर, और मेरे साथ POK के लोग उसमें आ रहे हैं जो समर्थन करते हैं इस बात का कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, उसने फोर्सिबल कब्जा किया हुआ है POK पर। 94 में ही एक क्लियर मैसेज गई थी इंडियन पार्लियामेंट से, यूनानिमस, that with Pakistan we have no issue on Kashmir, but there is one issue, that is POK। हमने POK भारत के साथ कैसे मिलाना है, यही एक इशू है। हमने गिलगित, होजा, बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इसको भारत के साथ कैसे मिलाना है, यही एक इशू हमने जो पाकिस्तान के साथ डिस्कस करना है। वो चाहे आराम से कर ले, नहीं तो जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश ढाका में 1 लाख आर्मी ने सरेंडर करके किया था, वैसे भी हो सकता है। जिस तरीके से चीन एक नया प्लेयर यहां बनने की कोशिश कर रहा है जम्मू कश्मीर के मामले में, लद्दाख के मामले में, और जिस तरह का एग्रेशन हमने देखा LAC पर लद्दाख में, उसने गलवान घाटी में जो किया, उसके बाद लगातार जो एग्रेशन दिखा रहा है। हालांकि भारत ने लगातार बहुत करारा जवाब दिया है और उससे सख्ते में है चीन, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो उसके हाथ से चीजें निकल रही हैं, पाकिस्तान उसको संभालने में नाकामयाब है, तो वो कहीं ना कहीं एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एक बार्गेनिंग चिप बनाने की कोशिश कर रहा है चीन को टैकल करने के लिए, ताकि वो उसको हम जम्मू कश्मीर के मसले में, लद्दाख के मसले में उस तरीके से एक्टिव ना होने दें। इस स्थिति में भारत सरकार की पॉलिसीज को, चीन का जो रवैया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, इसको कैसे एनालाइज करेंगे आप? मैं आपको चीन के बारे में ये बता दूं, मेरी इस पर थोड़ी सी स्टडी है। मैंने चीन को बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है, मेरा ये रिसर्च टॉपिक भी था। मजेदार बात यह है कि केवल 100 साल पहले से हजारों सालों से चीन के साथ हमारा कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है। वी हैड नेवर कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, और चाइना के लोग हमको मतलब गुरु समझते थे, वो हमारा आदर करते थे। इट इज ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी, it is the Communist Party of China, and it is the Chinese army, Chinese dictatorship, which doesn't like India because they think India is their competitor. वो अब यूरोप को कुछ नहीं मानता, उसने अपने दबा लिया है पूरे यूरोप को भी, बाकी देशों को दबा रखा है उसने। वो अमेरिका को भी मतलब तरीके से दबा कर रखा है, लेकिन उसको बहुत थ्रेट लग रहा है, इंडिया बहुत थ्रेट लग रहा है। पाकिस्तान इज कॉलोनी ऑफ चाइना, पाकिस्तान इज दिस टाइम कॉलोनी ऑफ चाइना। जो हमारा 33% जम्मू कश्मीर का, 33% जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान के पास है, उसका लगभग 10% उन्होंने चाइना को डोनेट कर लिया है। उन्होंने चाइना को, वो कराकोरम
हाईवे हो, उन्होंने उनको बोला आप हमको जगह दे दो, हम आपको रोड बना के देंगे। तो चाइना जिस तरह पाकिस्तान को बोलता है, अभी तो मैं आपको बताऊंगा कोविड का जो टेस्ट था चाइनीज वैक्सीन का, उन्होंने उतना चाइना में नहीं किया, सारा उन्होंने पाकिस्तान में किया। पाकिस्तानियों को बोला आ जाओ, वो तो गिनी पिग समझते हैं, वो तो पाकिस्तान को जैसे बोलते हैं वैसे पाकिस्तान को करना पड़ेगा। दे आर यूजिंग, चाइना इज यूजिंग पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो इस वक्त दिल्ली की सरकार है वो नेहरू और कृष्णा मेनन की सरकार नहीं है 1962 की, और हमारे जो 20 जवान शहादत पाई उन्होंने, जिन्होंने जो मार्टियर हुए, आपको मैं बता दूं क्योंकि मेरी चाइनीज फ्रेंड है, मेरे सोर्स है वहां चाइना में, 105 से 107 चाइनीज सैनिक भारतीयों ने मार दिए, उनको मौत के घाट उतार दिया है भारत की सेना ने। और झटका लगा है, इट वाज द नर्वसनेस चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री में, चाइनीज होम मिनिस्ट्री में। और अगर वहां डेमोक्रेसी होती तो शायद ये सरकार, चाइना की सरकार गिर जाती। लोग इतने नाराज थे कि भैया तुम अननेसेसरली पंगे ले रहे हो हिंदुस्तान के साथ, इन्होंने तो हमारे 100 लोग मार दिए। और इस वक्त मैं तो इन सब चोटियों पर पहुंच गया हूं, चाहे वो करगिल की साइड में हो, चाहे वो पैंगोंग की साइड में हो, चाहे वो चुशूल की साइड में हो। मैं बड़ा सौभाग्य वाला हूं। मैं तो वहां इन चौकियों पर वहां पहुंच गया हूं कई साल पहले, 15-20 साल पहले मुझे इस इलाके का सारा ध्यान है। बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, लेकिन दुनिया भर की उत्तम सेना भारतीय सेना है जो इन पहाड़ियों पर, हमारी स्पेशल ट्रेनिंग है हमारे जवानों को, ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर हमारे स्कूल्स हैं जहां इनकी ट्रेनिंग होती है। और हमारे पास जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर से और उत्तराखंड से और जो असम से और अरुणाचल प्रदेश से जो हमारे माउंटेन फाइटर्स हैं, चाइना का कोई मुकाबला नहीं है। चाइना इज नाउ फेस सेविंग है, चाइना की फेस सेविंग है। अभी कल वो बता रहे थे अब हम ऐसा करेंगे, आप भी आर्मड कैरियर्स वापस ले लो, हम भी आर्मड कैरियर वापस लेंगे। चाइना को इतना अंदाजा नहीं था कि इंडिया विल बी सो टफ एंड सो स्ट्रांग। सो भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है, भारत की जीत होगी। बहरहाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है, जैसा कि आपने कहा, कि भारत चीन पर नकेल कसने में, उसको उसकी हद में बांधे रखने में कामयाब रहा है, आगे भी रहेगा। और पाकिस्तान तो अपनी हद में है ही, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर भी विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। जो अलगाववाद और आतंकवाद की राजनीति महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार ने शुरू की है फिर से, उस पर भी भारत सरकार कोई कार्रवाई करेगी। इन तमाम उम्मीदों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे भी इस पर नजर रखेंगे, आपसे भी बात करेंगे। नमस्कार।